स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। आज की इस वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो कविता है बादल राग, उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। उससे संबंधित जो बिंब प्रयोग हुआ है उस कविता में वो जानेंगे और इसके साथ साथ आपको कुछ प्रतीक भी आए हैं जो कि हमारे समाज के लोगों को दिखाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बादल जो विषय है बहुत उनका पसंदीदा है। उनकी जो कविता है वो बादल पर ज्यादा लिखी है और आप देखेंगे कि जो उनकी प्रमुख रचना है, प्रमुख रचनाओं में बादल राग एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और ये अनामिका से, जो अनामिका रचना है उनकी, वहां से लिया गया और ये उसका 6वां भाग यहाँ आपके यहाँ दिया गया है। ठीक है, आइए एक एक करके उनके द्वारा जो ये रचित कविता है बादल राग, इसकी व्याख्या जानते हैं और शब्दों का अर्थ जानते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो छायावाद, जो ये युग चला है, छायावादी कवियों में एक हैं। छायावादी कवियों में प्रमुख 4 कवि हैं: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। इनको 4 स्तंभ माना गया है और उसमें से एक की कविता आप पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है ना, आइए शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जो जन्म है वो 1899 महिषादिल, जो कि बंगाल के मेदिनीपुर जिले में, वहां हुआ। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये कविता संग्रह है। और अभी आप बादल राग नहीं देखने को पा रहे हैं, तो जो बादल राग है वो अनामिका में ही संकलित है और उसी का जो 6वां, अनामिका 6 खंड में प्रकाशित हुई और उसी का 6वां भाग आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है ना, बादल राग। ठीक, इनका निधन 1961 में इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अपने पाठ की तरफ। बादल राग तिरती है समीर सागर पर। ध्यान ये रखेंगे कि जो छायावाद युग था उसमें जो छायावादी कवि थे उन्होंने अपने मन के भावों को, प्राकृतिक सौंदर्य को प्रतीकात्मक रूप में दिया है। ये जो यहाँ पर बादल राग कविता है बेटा, ये बादल राग कविता हमारे समाज के लिए एक प्रतीकार्थक रूप में प्रयोग हुई है। यहाँ पर उन्होंने जो आम आदमी है उसके दुख से परेशान होकर के, आम आदमी के दुख को देख करके बहुत दुखी हुए, उसी को ध्यान में रख करके उन्होंने कविता लिखी है। और यहाँ पर अभी आप उसका वर्णन भी पाएंगे। पाठ को पहले शुरू करते हैं। अस्थिर सुख पर दुख की छाया। समीर का मतलब आप जान ही रहे हैं, हवा। ठीक, तिरती है का मतलब तैरती है, तैरना। ठीक, सागर आप जान ही रहे हैं, अस्थिर, जो स्थिर ना हो, सुख पर दुख की छाया। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। जिस प्रकार से जो बादल है, ध्यान दीजिएगा, बादल है वो हवा के रूप में सागर पर तैरते हुए दिखती है, ठीक वैसे ही जो सुख और दुख है वह मनुष्य के जीवन में आते हैं। और ध्यान दीजिएगा, सुख पर दुख की छाया, यहां पर दुख पहले से है, उस पर सुख की छाया थोड़ी देर के लिए आती है। जिस प्रकार से हवा आती है और गुजर जाती है, ठीक वैसे ही सुख भी दुख पर थोड़े समय के लिए आता है, फिर दुख आ जाता है। ये कविता लिखने का मुख्य उद्देश्य ही निराला जी का समाज के दुख को बताना है। समाज में जो शोषित वर्ग है वो कैसे बड़े लोगों से पीड़ित है उसको बताना है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो बादल हैं वे क्रांति के प्रतीक हैं कि क्रांति आने पर जिस प्रकार से नया बदलाव होता है वैसे ही बादल के बारिश होने पर नया परिवर्तन होता है। सृजनात्मक शक्ति बादल में होती है, सृजनात्मक शक्ति क्रांतिकारियों में भी होती है। वो एक नया सृजन करते हैं, एक नए समाज का निर्माण करते हैं। ठीक, जग के दग्ध हृदय पर, ध्यान दीजिएगा, जग मतलब यहाँ संसार,
और दग्ध मतलब दुखी, पीड़ित। यहाँ देखिए जला हुआ या भस्मीकृत ना, तो जो जला दिया जाता है ना वो दुखी ही होता है। तो जलता हुआ, धधकता हुआ, किससे धधकता हुआ? दुख से। दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। ध्यान दीजिएगा, निर्दय का मतलब जिसमें दया ना हो, विप्लव का मतलब विनाश, उपद्रव की, प्लावित का मतलब होता है बाढ़ से ग्रस्त, डूबा हुआ, और ये माया धन। इसका मतलब कि जो निर्दय विप्लव है ये, उसकी जो प्लावित माया है, ठीक है ना, बिना दया वाला जो विनाशकारी उपद्रवी स्वभाव है वो धन में डूबा हुआ है, मतलब माया में डूबा हुआ है। ठीक, आगे, यह तेरी रणतरी, यह तेरी रणतरी। ध्यान दीजिएगा, रण का मतलब युद्ध होता है और तरी का मतलब नौका। ठीक, जो तैरने वाला हो, तरी उसको कहेंगे। ठीक, तो यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। अब ध्यान दीजिएगा, ये मनुष्य का जो शोषित वर्ग, जो लोगों का दुख है, दुख की यहाँ पर तुलना वो कर रहे हैं, ये दुख की बात कर रहे हैं। दुख कैसी है? ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से जो समीर सागर पर तैरती है, हवा सागर के ऊपर से हो करके निकलती है, वैसे ही अस्थिर सुख पर दुख की छाया है। इसका मतलब हवा स्थिर नहीं है, सुख भी स्थिर नहीं है, सुख गया। बाद जिस प्रकार से सुख की छाया है, सॉरी, हवा की छाया है, ठीक वैसे ही दुख की छाया है सुख के ऊपर। सुख अस्थिर है, दुख स्थिर है, कवि का यह मानना है। उसी में फिर आगे कह रहे हैं, तो वो जो जीवन है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसके बाद वाली जो ये लाइन है कि अस्थिर सुख पर दुख की छाया के बाद लिखा, देखिए, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। तो जो संसार में धधकता हुआ, दुख से धधकता हुआ जो ये संसार है, उस पर निर्दयी लोगों की जो उपद्रवी उनका स्वभाव है, उसमें जो उनका डूबा हुआ लोभ और धन से जो उनका स्वभाव है, वो क्या है फिर? यह तेरी रणतरी। ये उसी पर ये जो युद्ध है, ध्यान दीजिएगा, ये अभी इतनी जो बात थी, ये समाज के पूंजीपतियों की बात थी। यहाँ पर शोषक वर्ग और पूंजीपति वर्ग, धनाढ्य वर्ग, दो की बात की जाएगी। ठीक, तो ये उनका जो स्वभाव है वो जग के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा धधकते हुए दुख की भांति है। और वो फिर आगे उसी में, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। उसके बाद भी आपका ये जो युद्ध है, ये जो आपकी लड़ाई है, जी किसके साथ? दुख के साथ, शोषित वर्ग का, धनाढ्य वर्ग के साथ, वो आकांक्षाओं से भरा हुआ है। और जब आकांक्षा रहेगी तभी तो कोई लड़ाई करेगा, तभी तो कोई युद्ध लड़ेगा। अब ये आकांक्षा किसकी है? धनाढ्य वर्ग की और शोषित वर्ग की। ठीक, आगे उसी में क्या है? धन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंगूर। ध्यान दीजिएगा, धन, इसके बाद भेरी का मतलब होता है यहाँ पर नगाड़ा। ठीक, नगाड़ा, गर्जन मतलब जो आवाज, एक ध्वनि होती है, गर्जना होती है, उसके गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। सजग का मतलब होता है कि जो जागे। ठीक, इसके बाद सुप्त का मतलब सोया हुआ, अंकुर बीज। ठीक है ना, तो ये अब यहां से यहां ध्यान दीजिएगा, ये दूसरी लाइन थी। अब यहां से दूसरी बात शुरू हो रही है। पूर्व में पृथ्वी के आशाओं से, आशाओं जो है, ये आशा जो होती है ना, ये आशा, उसी का थोड़ा अपभ्रंश रूप है ये। तो कह रहे हैं कि धन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, अंकुर मतलब बीज होता है, सोया हुआ बीज। और वो बीज क्या है? वो बीज वही है जो क्रांति को देने वाला होता है, जो क्रांति का जनक होता भी वो सोया हुआ है। अब क्रांति जब आएगी तो क्रांति से, थोड़ा सा सुधारूंगा वर्डिंग, क्रांति का जनक सोया हुआ नहीं है, क्रांति ना आने से लोग सोए हुए हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा,
उर में पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर तक रहे हैं हे विप्लव के बादल। ध्यान दीजिएगा, विप्लव का मतलब उपद्रव। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर धन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उसके गर्जना से, और ये धन, ध्यान दीजिएगा, जो बादल जब गरजता है, बादल गरजने से एक आवाज होती है, आवाज होने से हर किसी के अंदर चेतना आती है। तो ये जो बादल के गर्जन की, ये जो ये वाली गर्जन है, ये गर्जन क्रांति की है। तो जब क्रांति की गर्जना होगी, क्रांति की आवाज आएगी, तो जो सोया हुआ सुप्त अंकुर है, जो सोया हुआ समाज है, जो समाज में शोषित वर्ग सोया हुआ है, अंकुर मतलब बीज होता है, ठीक है ना। तो जो अभी, ध्यान दीजिएगा, अंकुर बीज ना कह के बीज से अंकुरित होता होने वाला जो स्वरूप होता है वो होगा, ठीक है ना। तो अभी जो क्रांति से जागने वाला जो समाज है, वो जो सोया हुआ है, जिसके उस उर में पृथ्वी के, उर मतलब मन या हृदय, पृथ्वी के हृदय में आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर, तो जो वो सो रहे हैं समाज के शोषित वर्ग के लोग, वे जब गर्जन सुनेंगे क्रांति की तो वो जागेंगे, और जब वो जागेंगे तो वे क्या करेंगे, अपने नवजीवन के लिए सिर ऊंचा करेंगे, तक रहे हैं ऐ विप्लव के बादल। अभी ध्यान दीजिएगा, एक तरफ यहां पर बादल को शुरुआत में आवाहन किया गया, बादल को यहां क्रांति का के रूप में बताया गया, दूसरी तरफ यहां पर विप्लव के बादल कहा गया है। तो ये जो विप्लव के बादल है, ये क्रांति के जो बादल थे, तो जो क्रांति है वो संहार भी करती है, वो संहार भी करती है। तो ये विप्लव, ध्यान दीजिएगा, विप्लव का मतलब विनाश, विनाश भी करती है, और ये विनाशकारी किसके लिए साबित होगा, जो शोषण करते हैं उनके लिए, ठीक है ना। एक प्रकार से जो बादल है, बादल हरियाली को लाता है, सृजन का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। तो बादल जब बारिश होती है तो दमन भी तो करता है, किसका दमन करता है, सूखे का, अकाल का ना, तो हरियाली आ जाती है। वैसे ही यहाँ पर जो बादल क्रांति के प्रतीक के रूप में आया है, जब बादल रूपी क्रांति की गर्जना होगी, तब उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो सोए हुए अभी जो सुप्त अंकुर है, जो अभी केवल जागने की दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर जब प्रभाव पड़ेगा, तो वे जो धनाढ्य वर्ग है, जो दुख देने वाला है, जो शोषण करने वाला है, उसके लिए जागरूक होंगे। जब वो जागरूक होंगे तो वहां पर दमनकारी नीतियों का विध्वंस होगा। तो जब दमनकारी नीतियों का विध्वंस होगा, तब वहीं पर ये विप्लव के बादल कहलाएंगे। समझ में आया। अभी तक जो ये बादल थे, वे क्या करते थे, अभी तक वे सृजन करते थे, लेकिन अब ये जो बादल हैं, ये विप्लव के बादल कहलाएंगे, दुख को दमन करने वाले। ठीक, कुछ समझ में आया, बात पकड़ में आई। फिर से दोहराता हूं एक बार। क्या, शुरुआत की दो लाइनों में कवि बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जो वायु है वो सागर के ऊपर से निकल जाती है तैरते हुए, ठीक वैसे ही जो हमारा अस्थिर सुख है, वह दुख की छाया से थोड़ा सा दबा रहता है, उस पर दुख की छाया पड़ी रहती है। मतलब व्यक्ति संसार में दुखी होता है और पीड़ित रहता है, और किससे पीड़ित होता है, समाज के उच्च वर्ग से, जो कि पूंजीपति होते हैं। ये जो कविता है वो पूंजीपति और शोषक वर्ग जो है, शोषित जिनको कर रहे हैं, उनके लिए लिखी गई है। ठीक, आगे उसी में कहते हैं कि ये स्थिति बनने के बाद आगे वाली स्थिति और ज्यादा कठिन है, और ज्यादा दुखकारी है, कि जग के दग्ध हृदय पर जो संसार है, संसार का जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके ऊपर पूंजीपतियों का पूरा आधिपत्य है। उनकी जो निर्दयता, विप्लव की प्लावित वाली जो माया है, जो कि वे अहंकार में डूबे हुए हैं,
वे अपने जो उनकी उपद्रवी स्थिति है, उपद्रव करने वाली जो उनकी प्रवृत्ति है, उससे संसार के लोग पीड़ित हैं, दबे हुए हैं। और उसी में फिर कह रहे हैं, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, ये उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी युद्ध लड़ाई है, ये लड़ाई उनकी आकांक्षाओं से है, किसकी? निर्धन व्यक्ति की। फिर उसी में धन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, और जब गर्जन होगा, जब क्रांति की आवाज पड़ेगी, तो जो सोया हुआ अभी अंकुरित, ये अंकुर जो है, ये अंकुर सुप्त अंकुर, ध्यान दीजिएगा, यह हमने लिखा भी होगा, ये बीज से निकला नन्हा पौधा, अभी जो कि क्रांति से थोड़ी सी ही यात्रा करके ऊपर उठा है, एक विचार मन में आया है, वह जो व्यक्ति है वह जब सजग होगा तो उर्मे पृथ्वी के आसामों से उसके हृदय में पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर पृथ्वी की बात आ गई, इसका मतलब जब बादल बारिश करेगा तो पृथ्वी के हृदय से जो अंकुरित होते हैं पौधे, वे सब बाहर आएंगे। वैसे ही जैसे कि क्रांति रूपी गर्जना होने पर जो समाज के सोए हुए लोग हैं वो जाग उठते हैं, किसके खिलाफ? जो दमनकारी नीतियां होती हैं, जो समाज में शोषण किया जाता है। ठीक, उसी में फिर कह रहे हैं, वे सब जो नन्हे नन्हे जो नवजीवन की ऊंचा कर सिर, वे इस अपने नए जीवन की अभिलाषा में अपना सिर ऊंचा करके, ऐसे सिर उठा करके वे देख रहे हैं, जिससे कि ये किसको देख रहे हैं? विप्लव के बादल को। अब यहाँ पर विप्लव कौन है? यहाँ पर विप्लव के बादल का मतलब दमनकारी जो नीतियां हैं उनको नष्ट करने वाला। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ता हूं। अब एक बार में जब इसकी व्याख्या बताएंगे, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन समझिए, ठीक है ना। जब इसकी एक बार में व्याख्या बताएंगे तो बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी समाज के पूंजीपतियों के अत्याचार से दुखी लोगों को देख करके, पीड़ित लोगों को देख करके द्रवित हो जाते हैं, और इन पंक्तियों में बताते हैं कि जिस प्रकार से हवा समुद्र से होकर के ऐसे तैर करके निकल जाती है, ठीक वैसे ही जो हमारे जीवन में सुख होता है वो क्षणिक होता है, उस पर दुख की जो छाया पड़ी हुई है वह भी रहेगी, थोड़ी देर बाद निकल जाएगी। यहाँ पर उन लोगों से पीड़ित होकर के जो समाज में शोषित वर्गों का शोषण करना चाहते हैं, छोटे निम्न दर्जे वाले व्यक्ति का शोषण करना चाहते हैं, उनके लिए कवि ने यहाँ बताया है कि उनकी जो निर्दयता और दमनकारी नीतियां हैं, जिसमें वे डूबे हुए हैं और वह निम्न दर्जे के लोगों का शोषण करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर कवि कहता है कि हे क्रांति रूपी गर्जना, समाज में कुछ ऐसे होते हैं जो क्रांति के जनक होते हैं। जिस प्रकार से बादल बारिश करके अकाल को दूर करता है, हरियाली ला देता है, जिस पृथ्वी पर जो छोटे छोटे अंकुर हैं वे अपने नवजीवन की चाह में देख रहे होते हैं, ठीक वैसे ही क्रांति की आवाज पड़ने पर समाज में सोए हुए जो लोग हैं वे जाग उठते हैं, और उन्हें एक उम्मीद जगती है कि अब उनके पास भी नवजीवन आने वाला है, अर्थात उन्हें अब नया जीवन मिलने वाला है। जो दमनकारी नीतियां हैं, जो समाज के पूंजीपति उनका शोषण करते हैं, अब उससे छुटकारा मिलने वाला है। ठीक, अभी हमने आपको जो बताया, जो समझाया, उसका जो लिखित रूप है ये भैया आपके सामने है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, वो सब बातें यहां से आई है। ठीक है ना, थोड़ी सी वर्डिंग इधर उधर होगी, इसीलिए हमने आपको, पर समस्या ना हो, ये लिखित रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक, अब बात कर लेते हैं काव्य सौंदर्य की। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि इसमें काव्य सौंदर्य के साथ साथ हम प्रतीक को भी बताएंगे कई जगहों पर, क्योंकि ये समाज का एक प्रतिबिंब है, ये जो कविता है
समाज में जो निम्न दर्जे के लोगों का शोषण होता है उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा। उच्च वर्ग कौन है? पूंजीपति, जो कि केवल केवल मुनाफा चाहते हैं, उसके लिए छोटे लोगों का शोषण करते हैं। उनके लिए प्रतीकार्थक शब्द आए हैं, उनका भी आपको बताएंगे। बिंब आया है वो भी बताएंगे, बस देखते रहिए। ठीक, ये भाव सौंदर्य में कवि ने विप्लव, क्रांति के बादल को संबोधित करते हुए उसे नवजीवन और परिवर्तन का प्रतीक बताया है। इसके साथ साथ संसार के दुखी और पीड़ित लोगों के हृदय पर क्रांति की शक्ति छा रही है, जो अन्याय और शोषण को समाप्त कर सकती है। पंक्तियों में उत्साह, आशा, परिवर्तन और जन कल्याण की भावना व्यक्त हुई है। ठीक, शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे। भाषा सरल और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है थोड़ा सा। शैली संबोधन और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग है यहाँ पे। प्रतीक जो आए हैं, ये मेरा जो मेन टारगेट था यही बताना था आपको काव्य सौंदर्य में, ये और बिंब। विप्लव के बादल किसके प्रतीक हैं? क्रांति और परिवर्तन के प्रतीक। ध्यान दीजिएगा, विप्लव के बादल, ध्यान दीजिए, ये विप्लव के बादल ये क्रांति के प्रतीक इसलिए क्योंकि ये विप्लव का मतलब होता है विनाश। तो विनाशकारी बादल, बादल विनाश करते हैं? नहीं, बादल जो है विनाश करते हैं किसका? जो दमनकारी नीतियां होती हैं, जो शोषण होता है उसका। ठीक, इसके बाद सुप्त अंकुर कौन है? जनता की सोई हुई आशाओं के प्रतीक हैं। जो जनता के अंदर उत्साह नहीं है, जो उनको ये लग चुका है कि जो पूंजीपति कर रहे हैं वही सही है। ठीक, इसके बाद रणतरी किसका? संघर्ष और क्रांतिकारी शक्ति का प्रतीक। ठीक है ना, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद मानवीकरण अलंकार किया गया। बादल को मानवीय गुण दिया गया है कि हे विप्लव के बादल, जैसे मानव विनाश करता है तो बादल भी विनाश करता है। किसका विनाश करता है? दुखों का। ठीक है ना, दमनकारी नीतियों का। ठीक, यहाँ पर रूपक अलंकार समीर सागर में है, ध्यान दीजिएगा। रणतरी में भी ध्यान, जहां देखिए रूपक अलंकार पहचानने का एक तरीका और होता है, जहां पर ये लगा होता है ना, ये डैश, और इस तरीके से लिख दिया जाता है ना, वहां पर भी रूपक अलंकार होता है। ये ट्रिक है पहचानने की। बाकी उपमेय और उपमान में जो है वह तुलना ना करके उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है। ठीक, इसके बाद मानवीकरण अलंकार के बाद रूपक अलंकार, फिर हाँ बिंब विधान। देखिए, गर्जन करते बादल, बादल की जब गर्जना होगी तो सुनाई देगा, श्रव्य बिंब होगा। ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब कड़ा बिजली चमकेगी और बादल गरज रहा होगा तो दृश्य बिंब होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा गया है? गर्जन करते बादल, जागते अंकुर तथा आशा भरी पृथ्वी के दृश्य बिंब अत्यंत प्रभावशाली हैं। और ये मुक्तक छंद में, निराला जी मुक्तक छंद में कविता लिखते हैं। 3 हैं जो हमारे यहाँ छंद हैं, वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? वे मुक्तक छंद हैं, और मुक्तक छंद निराला जी का लिखा हुआ, मैं बस देख रहा था कि आपकी वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही है। तो छंद 3 है, वर्णिक, मात्रिक, मुक्तक। वर्णिक छंद में वर्णों का ध्यान दिया जाता है, समान वर्ण होने चाहिए। मात्रिक छंद में मात्राओं का ध्यान रखना जरूरी होता है, और मुक्तक छंद में ये दोनों मुक्त होते हैं। ठीक, रस इसमें वीर रस और उत्साह की, ठीक है ना, वीर रस है इसमें। ठीक, उम्मीद करते हैं ये आपको इसकी जो व्याख्या वो समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, वीडियो लंबी ना हो इसके लिए आप इसका अगला पार्ट देखिएगा। ठीक है ना, पार्ट 1 में इतना ही, पार्ट 2 में आप पाएंगे इसके आगे वाला। ठीक, तो आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, जो ना समझ में आया हो उसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा, उसमें आपको मैं एक नया कुछ विशेष करके लेकर के आपके लिए उपस्थित होऊंगा। और इसके साथ साथ वीडियो के अंत तक आप बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।